हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रवि डिफेंस एकेडमी। आई एम रवि और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स की प्रिपरेशन कराऊंगा। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को और उन सभी से रिलेटेड न्यूमेरिकल के पोर्शन को। सो लेट गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन इसके कुछ एप्लीकेशंस को सीखने के लिए, इसके कुछ फॉर्मेट्स को सीखने के लिए हमको कूलॉम्स लॉ की स्टडी करनी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में एक वैल्यूएबल टॉपिक है, राइट। तो देखो होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टर्म से मुझे पता लग रहा है कि मैं किसी एक फील्ड की बात करूंगा, राइट। देखो स्पेस अराउंड एनी चार्ज, यानी चार्ज के आसपास का कोई स्पेस, चार्ज के आसपास का कोई फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। मतलब ये मेरे पास एक चार्ज है Q यहाँ, राइट, और इसके आसपास का जो भी फील्ड है, ये वाला मान लो ये फील्ड, ये क्या कहलाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। सिंपल सी टर्म में देखो, मेरी ये जो साउंड है जितनी डिस्टेंस कवर कर रही है उतनी डिस्टेंस तक मैं बोलूँगा इस साउंड का फील्ड है। यानी मेरी साउंड जितनी डिस्टेंस तक जा रही है तो मैं क्या बोलूँगा, ये मेरी साउंड का फील्ड है। ठीक वैसे ही चार्ज जहाँ रखा होगा उसके आसपास का जो फील्ड होगा, ठीक है, जहाँ तक इस चार्ज की एनर्जी जा रही होगी, जिसको मैं अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आप ऐसे समझो, जहाँ तक इस चार्ज की एनर्जी, जहाँ तक इस चार्ज की इंटेंसिटी, जहाँ तक इस चार्ज की पावर जा रही होगी, तो ये चार्ज का क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा। ठीक है, तो देखो मैं ऐसे बोलूं, चाहे स्पेस वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस या फील इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चाहे वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की हो, चाहे वो फोर्स रिपल्सिव नेचर की हो। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर। ठीक, अब देखो मेरे पास यहां एक चार्ज रखा है Q, ठीक, और इसके पास एक चार्ज रखा है यहां Q0 इस पॉइंट पर। ये मान लो ये पॉइंट है, पॉइंट P। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। ठीक है, तो ये वाला चार्ज क्या फील कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील कर रहा है इस चार्ज की वजह से। तो जिस पॉइंट पर ये फील कर रहा है उस पॉइंट पर हम बोलते हैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। अगेन ये वाला चार्ज इस दूसरे वाले चार्ज की वजह से फोर्स फील करता है, या वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का हो या वो फोर्स रिपल्सिव नेचर का हो। तो जिस पॉइंट पर ये चार्ज रखा है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। यानी एट दिस पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम E वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, इज एग्जिस्ट, राइट, E वेक्टर। अब देखो अगर ये चार्ज नेगेटिव हो तो ये वाला जो फोर्स है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस पॉइंट P पर जहां ये चार्ज रखा है, ये वाला पॉइंट P पर ये वाला चार्ज, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन होता है, पता लगता है कि यहाँ इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं सिंपल सी टर्म में बोलूँ, देखो ये वाला चार्ज के पास एनर्जी है, मतलब ये वाला चार्ज कुछ वेव्स की फॉर्म में जाता है, यानी इस तरीके से कुछ यूं। तो देखो ऐसे कुछ इस तरीके से। तो इस वाले चार्ज के, यानी इस वाले चार्ज के आसपास जो ये वेव्स हैं, यही इसका फील्ड है। ये वेव्स, ये एनर्जी, इन एनर्जी या वेव्स
या तरंग है या फील्ड के आसपास अगर कोई भी चार्ज आता है तो ये वाले फील्ड क्या करते हैं, उस चार्ज को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं या अपने से दूर भगा देते हैं। वो डिपेंड करता है इस चार्ज के नेचर पर, ये चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव। डोंट बी कंफ्यूज, अभी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये Q क्या है और ये Q नॉट क्या है। लेकिन फिलहाल अभी आप ये चीज़ देखो, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये वाला चार्ज रिपल्सिव फोर्स फील करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर ये वाला चार्ज नेगेटिव है और ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये वाला चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा इस पॉइंट P पर, और इस वजह से यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। अब ये Q नॉट और Q क्या है इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये Q नॉट को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। और इट मे बी Q इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज। ठीक, देखो ये Q नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज एक तो सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव नहीं होता। ये थ्योरी बोलती है, हमको एक कन्वेंशनली मानना होगा ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज हमको मानना पड़ेगा। और इस चीज़ को लेट करते हुए हम इलेक्ट्रोफील्ड का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। और ये चार्ज, टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल। अब ये स्मॉल क्यों होता है इसका भी मैं लॉजिक बताता हूँ। अब देखो, पहली बार टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है और बहुत छोटा होता है। ठीक है, अब ये छोटा क्यों है? ये छोटा इसलिए है, अगर ये वाला चार्ज छोटा है तो दैट मीन्स है कि इस वाले फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी पावर है, जो भी इंटेंसिटी है, उसको ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। यानी इसकी एनर्जी जहाँ तक भी जाएगी ना, ये उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए इसकी वैल्यू कम है। अब आप एक बात सोचो, ये दोनों चार्जेस हैं, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होती इस वाले चार्ज से, सोर्स चार्ज से, तो ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता। और मैं इस पॉइंट पर, एक प्रॉपर पॉइंट पर मैं डिटरमाइन नहीं कर पाता कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जो Q नॉट होता है इसका काम ही यह है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी मैं सिंपल सी बात बोलूं कि इट डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट वेयर इट इज प्लेस्ड। यानी जिस पॉइंट पर Q नॉट रखा जाता है, यानी जिस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखा जाता है, उस पॉइंट पर क्या एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन होता है कि हाँ ये वाला चार्ज पर यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगेन जिस पॉइंट पर Q नॉट रखा जाता है, टेस्ट चार्ज रखा जाता है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। यानी Q नॉट का काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब एक चीज़ देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो एक ये, अगर ये Q नॉट इस पॉइंट पर फोर्स ही फील ना करे, इफ Q नॉट डज नॉट फील इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इस बात का मतलब पता है क्या है? इस बात का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर इस पॉइंट पर ये Q नॉट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील नहीं करता है, इफ टेस्ट चार्ज Q नॉट does not experience electrostatic force due to some other charge या due to source charge, other charge, it means electric field must be zero। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, जीरो होगा। ये बात क्लियर है। अगर यहाँ पर ये चार्ज, अब तुमको इसकी वैल्यू पता लगी होगी, इसकी वैल्यू कितनी है, यानी अगर ये फोर्स ही नहीं फील कर रहा तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर इसकी वैल्यू यहाँ कुछ ना कुछ है, यानी अगर ये फोर्स फील करता है, रिपल्सिव फील करे, अट्रैक्टिव फील करे, तो तुरंत समझ जाना जिस पॉइंट पर ये वाला चार्ज Q नॉट चार्ज जिस पॉइंट पर फोर्स फील करने लग जाए, दैट मीन्स उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। ये बात अब क्लियर होगी कि जिस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज फोर्स फील करने लग जाए
ड्यू टू सम अदर चार्ज, दैट मीन्स उस पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। अब एक चीज देखो, अब Q को बोलते हैं हम सोर्स चार्ज, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है खुद में से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना, ठीक है, यानी इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, इट मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। बट टेस्ट चार्ज ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये थ्योरी बोलती है, ठीक है, हमको मानना पड़ेगा, कन्वेंशनली है। ठीक वैसे ही सोर्स चार्ज क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। और सोर्स चार्ज का काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब देखो, जो टेस्ट चार्ज होता है और सोर्स चार्ज होता है, तो टेस्ट चार्ज की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत नेग्लिजिबल होती है इन कंपैरिजन ऑफ सोर्स चार्ज। तो नोट, द स्ट्रेंथ ऑफ टेस्ट चार्ज is negligible in comparison of source charge, यानी इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत कम होती है। इसलिए कम होती है ताकि ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर को, इंटेंसिटी को डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक है। ये मैं बता चुका हूं तुम्हें। ये तो कुछ पॉइंट्स थे टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज पर। अब देखो, जो सोर्स चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अब मैं आपको डिस्कस करूंगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, ठीक है। आप तब तक इसको अच्छे से नोट करो। अब देखो, एक पॉइंट और है, वो ये, नो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू इट्स ऑन फील्ड। इस बात का मतलब ये है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल खुद के फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। मतलब ये मेरे पास यहां कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अब इस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ ये फील्ड है, ठीक है। तो ये वाला चार्ज पार्टिकल अपने खुद की फील्ड की वजह से कोई भी फोर्स फील नहीं करेगा। होता क्या है कि अगर मान के चलो इसके पास मैं एक चार्ज लेके आता हूं और ये इस वाले चार्ज का फील्ड ये है, अब इसको मैं Q1 चार्ज बोल दूं या Q2 चार्ज बोल दूं, ठीक है। अब ये वाला चार्ज क्या करेगा, इस वाले फील्ड की वजह से अट्रैक्ट या रिपेल होगा, और ये वाला चार्ज पार्टिकल इस चार्ज की वजह से अट्रैक्ट या रिपेल होगा। यानी खुद के फील्ड की वजह से ये वाला चार्ज पार्टिकल खुद के फील्ड की वजह से कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो। इसके कांटेक्ट में मुझे दूसरा चार्ज लाना होगा, वो अपना फील्ड जनरेट करेगा, तब जाके ये वाला चार्ज उस फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यानी खुद की वजह से कोई भी चार्ज पार्टिकल खुद के फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। एक तो ये चीज़ होगी, ठीक है। अब देखो, अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, यानी सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है, तो उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की किधर होगी। अब देखो, ये होती है रेडियली आउटवर्ड। कहाँ होती है, बाहर की तरफ, इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अब अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज रखा है तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, रेडियली इनवर्ड। कहाँ होती है, रेडियली इनवर्ड, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होती है और नेगेटिव की रेडियली इनवर्ड होती है, ठीक है। अगर मानो मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट, और मैंने यहाँ एक टेस्ट चार्ज रख दिया। क्या रख दिया, टेस्ट चार्ज। अब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स किधर लगाएगा, इधर की तरफ ही तो लगाएगा, ठीक है। अगर मैंने अब रख दिया नेगेटिव चार्ज और यहाँ रखा है टेस्ट चार्ज, अब ये इस पर फोर्स किधर लगाएगा, इधर की तरफ। तो एक सिंपल सा लॉजिक देखो, हम जो पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे थे वहाँ डायरेक्शन किधर थी, बाहर की तरफ, और जब हम नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ थी, अंदर की तरफ, रेडियली इनवर्ड। सेम लॉजिक, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ।
अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स कहाँ लग रहा है, नेगेटिव चार्ज की तरफ, यानी टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज। सेम लॉजिक, जिधर पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक उसी डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी। जिधर नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक उसी नेगेटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन होगी। मतलब मैं सिंपल सा एक नोट डलवाऊं, वो ये है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से अवे होगी, बाहर की तरफ जाएगी। अगर नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ होगी, टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्लियर है। तो ये तो लॉजिक हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, देखो होता क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये मेरे पास एक चार्ज है यहाँ Q, ठीक है, सोर्स चार्ज जिसे हम बोल रहे थे। यहाँ से एक पॉइंट P पर, यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस R है। ठीक है, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इस Q चार्ज की वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर इस पॉइंट पर कोई चार्ज रखा है, P पॉइंट पर Q नॉट चार्ज रखा है, ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी इस चार्ज की वजह से जिस पर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है इस पॉइंट P पर, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। यानी मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, E बराबर F/Q नॉट। अगर मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो ऐसे लिख सकता हूं, F लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 F/Q नॉट। मतलब क्या है इस बात का, मतलब है इस बात का कि Q नॉट कैसा था, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। अब ये टेंस टू का मतलब ये होता है ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो के आसपास होगा। अगर ये जीरो हो गया तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, हम उस पॉइंट पर, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना उस पॉइंट पर। तो इसलिए इस पॉइंट पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का तरीका ये होता है लिमिट Q नॉट टेंस टू 0, यानी ये जीरो नहीं होगा, इसकी वैल्यू तो बहुत कम होगी लेकिन जीरो नहीं होगी। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन अपॉन कूलाम। ठीक है, अब देखो फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलाम। जिस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका मैग्नीट्यूड है। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q नॉट, या मैं इसको बोल सकता हूं E वेक्टर बराबर लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 F वेक्टर अपॉन Q नॉट। ये किस में हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी
जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में कौन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन अपॉन कूलम। तब तक आप इसको अच्छे से नोट करो, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, सही है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब है बहुत छोटा चार्ज। अब देखो, ये मेरे पास यहाँ एक चार्ज है Q, सोर्स चार्ज, और इसके पास एक चार्ज रखा है इस पॉइंट P पर Q0 चार्ज, ठीक है। और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूँ R है, ठीक है। कितनी है, R। तो इस पॉइंट P पर इस चार्ज की वजह से इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा इधर की तरफ, अगर ये पॉजिटिव और पॉजिटिव है, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये नेगेटिव होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इधर की तरफ, क्लियर है। तो देखो, यहाँ जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, वो होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ K Q0 अपॉन R², क्लियर है, इस पॉइंट P पर। अब एक चीज देखो, अब मुझे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बताना है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन Q0। फोर्स का फॉर्मूला यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ K Q0 अपॉन R² इंटू Q0। Q0 से Q0 खत्म, तो बचा क्या, K Q अपॉन R²। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या आती है, K Q अपॉन R²। ये क्या है, फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज। तो ये वाला जो फॉर्मूला वैलिड है किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। यानी पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होगा, छोटी छोटी बॉडी। लेकिन अगर बड़ी बॉडी हो तो सर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो कल जो लेक्चर आएगा वो इसी चीज़ पर आएगा, वहाँ बॉडी बहुत बड़ी होगी, यानी कंटिन्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, वहाँ हम यही जिक्र करेंगे कि अगर बॉडी बड़ी होगी तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी। फिलहाल आज हम पॉइंट चार्ज के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो ये जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। फिलहाल हम क्या बता रहे हैं, ये क्या है, फॉर मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला किसके लिए है, मैग्नीट्यूड के लिए। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन के केस के लिए क्या हो जाएगा, देखो इन वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो क्या होगा, ई वेक्टर बराबर K Q अपॉन R²। जब भी मैं वेक्टर की बात करता हूं तो इस R को, इस डायरेक्शन को हम क्या मान लेते हैं, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। किस क्या मान लेते हैं इसको, पोजीशन वेक्टर। और जब मैं यूनिट वेक्टर की बात करता हूं तो यहां मैं हमेशा क्या लेता हूं, एक यूनिट वेक्टर। बताओ, क्लियर है। यानी यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना। तो यूनिट वेक्टर को का फॉर्मूला क्या था, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर, या मैं इसको क्या ले सकता हूँ, आर वेक्टर अपॉन आर। तो यहाँ मैं सिंपल फॉर्मूला क्या लिखूंगा, K Q अपॉन R² इंटू आर वेक्टर अपॉन आर। तो क्या हो जाएगा, K Q R वेक्टर अपॉन RQ। तो मेरे पास जो फॉर्मूला आ गया वेक्टर फॉर्म में वो ये आ गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, K Q R वेक्टर अपॉन RQ, ठीक है। किसमें, सिर्फ ये वेक्टर फॉर्म में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, वो तो हो गया मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला K Q अपॉन R², और ये किसके लिए, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया वेक्टर फॉर्म के लिए। अगर आप जब वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तब आप चार्ज को विद साइन लेंगे, क्योंकि हम यहाँ किसकी बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं लिख देता हूं ये है, नोट करके, पुट चार्ज विद साइन इन द वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो याद रखना ये बात, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो हम Q को हमेशा विद साइन लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड हो जाता है, ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो जाता है। लेकिन अब एक चीज देखो, अगर ये दोनों चार्जेस अगर वैक्यूम में रखें, कहाँ रखें, इन वैक्यूम, तो देखो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तुमको कूलम्स लॉ के अंदर पूरा स्टडी कराया था ये। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या हो जाएगी, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। जब दोनों चार्जेस कहाँ रखे हो, वैक्यूम के अंदर। अगर ये चार्जेस दोनों किसी मीडियम के अंदर रखे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम के अंदर रखें, तो देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी,
1/4πε0 इंटू के Q1/r², या 1/4πε0 इंटू ER Q/r²। आप यानी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। के क्या है यहाँ पे, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये ER क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये किसके लिए फॉर्मूला है, इन मीडियम। तो अगर ये दोनों चार्जेस मीडियम के अंदर रखे जाएंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 ER, या मैं बोल दूं 1/4πε0 इंटू के Q/r²। ये मीडियम के लिए हो गया, ये हो गया वैक्यूम के लिए। ठीक है, अब एक चीज देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और r² का जो ग्राफ आता है, E और r² का जो ग्राफ आता है, वो ग्राफ कैसे आएगा। देखो, मैं डिस्टेंस जितनी बढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उतनी कम, यानी कम, धीरे धीरे कम होती जाएगी, इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम। अब मान के चलो ये E है यहाँ पे, ये R है। अगर मैंने R की वैल्यू 1 सेंटीमीटर रखी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू। अगर मैंने 2 रखी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, 2 का स्क्वायर। अगर मैंने इसकी वैल्यू 3 रखी तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। अगर मैंने E की वैल्यू 4 रखी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगर इसकी वैल्यू 16 है तो इसकी 4 है, यानी स्क्वायर रेट से कम होती जा रही है। तो जो कर्व आता है वो कुछ यूं आता है, इस तरीके से। आप देखो, अगर इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम। देखो अगेन, अगर इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, r² की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होती जाएगी, कम। तो कर्व कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है E और R के बीच का कर्व है, r² के बीच का कर्व है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। नाउ अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, या मैं इसको बोलूं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। याद आ रहा होगा, मैंने तुमको कूलॉम्स लॉ के अंदर कराया था। ठीक है, अब देखो, यहां मेरे पास एक चार्ज रखा है Q1, यहां एक चार्ज रखा है Q2, एक चार्ज रखा है Q3, एक चार्ज रखा है Q4। इस तरीके से बहुत सारे चार्ज रखे हैं। ठीक है, Q5, ये मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है। ठीक, अब यहाँ इसके पास कहीं एक पॉइंट मैंने मान लिया है, P पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब इस P पॉइंट पर इन सभी चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बतानी है। यानी कितने चार्ज हो गए, एक से ज़्यादा, तो इसलिए मैं ग्रुप ऑफ चार्ज बोल रहा हूँ, या मल्टीपल चार्जेस बोल दूँ। तो देखो वो क्या होगा, अगर आप देखें यहाँ से यहाँ P पॉइंट पर प्लस चार्ज है तो डायरेक्शन कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, बाहर, E1। माइनस चार्ज है तो किधर होगी, इस पॉइंट पर अंदर की तरफ, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज पर जो डायरेक्शन होगी टुवार्ड्स नेगेटिव, और प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये E3 पॉजिटिव है तो ये कहाँ होगी, इससे दूर होगी, यहाँ E3। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी किससे होगी, दूर होगी, E4। और ये नेगेटिव है तो इसकी तरफ होगी। ठीक है, तो E5। तो इस P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी E नेट बराबर वेक्टर सम ऑफ E1, E2 और E3 और E4 प्लस E5। इस तरीके से n टाइम्स चार्जेस के लिए n टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा। तो सिंपल सा है, वही वेक्टर सम, वेक्टर मैंने कूलॉम्स लॉ जो तुम्हें कराया था, n F नेट बराबर वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3, इस तरीके से वो n टाइम्स तक जाता था। सेम कंडीशन यहाँ है। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट करो, फिर मैं आगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, कोई दो चार्जेस हैं, यानी मेरे पास एक चार्ज रखा है यहाँ पे Q1, ठीक है, और एक चार्ज रखा है यहाँ पे Q2। ये दोनों चार्जेस कहाँ रखें, वैक्यूम के अंदर, इन वैक्यूम। और इन दोनों चार्जेस के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूँ r सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है इन दोनों के बीच, इन दोनों चार्जेस के बीच में एक मिड पॉइंट है, ये, इसको मान लेता हूँ P पॉइंट। तो इस मिड पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस मिड पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इन दोनों चार्जेस की वजह से। ये दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखें। ठीक है, देखो, व्हाट इज द
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू द चार्जेस। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट P पर इसकी वजह से Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, इधर की तरफ। क्लियर है। अब ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पॉइंट P पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ, नेगेटिव की तरफ, यानी किधर होगी, इधर की तरफ। दोबारा देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन इससे दूर, अगर नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन इधर की तरफ। क्लियर है। तो अगर मुझे इस पर ई नेट निकालना है तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों का क्या हो जाएगा, सम। तो ई नेट जब मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2। ठीक। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इस Q1 पर क्या हो जाएगा, E1 पर K Q1/r²। सेम अगर मैं बात करूं Q2 की तो K Q2/r²। यहाँ मैं सिंपल वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, E1 की जगह K Q1/r² प्लस K Q2/r², K/r²। आप कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, Q1 प्लस Q2, तो ई नेट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point P which is 30 centimeter to the right of a point charge बराबर -3.0 इंटू 10⁻⁶ कूलम। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of electric field at point P which is 30 centimeter to the right of point charge Q equal to -3.0 into 10⁻⁶। यानी यहाँ चार्ज रखा है Q और यहाँ से पॉइंट P है राइट डायरेक्शन की तरफ, जो कि कितना दूर है, 30 सेंटीमीटर। इस पॉइंट P पर हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है इस पॉइंट P पर, इस चार्ज की वजह से। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, -3.0 इंटू 10⁻⁶ कूलम। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K Q/r²। अगर ये कहाँ रखें, इन वैक्यूम। अब देखो K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन r²। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 इंटू 10⁻2 मीटर। तो ये आ जाएगा 30 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा आपका ऊपर 10⁻3, तो 9 इंटू 3 इंटू 10⁻3 अपॉन ये आएगा 30 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻4। ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 10⁻7। अब देखो ये नीचे कितना हो जाएगा, 900। ठीक है, और 9 से कितना जाएगा, 100 टाइम्स, और ये 100 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 10⁵। तो मेरे पास क्या आ गया, 3 इंटू 10⁵। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती थी, न्यूटन पर कूलम। अब देखो कैसी वैल्यू आई है इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पर, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 3 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इसकी ये वैल्यू निकल के आ गई। अब वो बात कर रहा था डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी तरफ। तो डायरेक्शन हमें क्या होगी, टुवार्ड्स Q। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टुवार्ड्स द चार्ज Q। क्लियर है। और इसका ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। लेकिन यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या है, अब आप एक चीज़ देखो, मुझे सिर्फ एक चार्ज दे रखा था, क्या मुझे इस P पॉइंट पर चार्ज दे रखा था, नहीं दे रखा था। लेकिन मैंने इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर P पर क्या कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट किया। मतलब हम ये वाला चार्ज जो था, जो कि सोर्स चार्ज मानूं मैं इसे, इस अकेले चार्ज की वजह से फील्ड जनरेट होता है। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप दूसरा चार्ज लेके आओगे तब फील्ड जनरेट होगा, नहीं।
इस सिंगल चार्ज की वजह से फील्ड जनरेट होता है, दूसरे चार्ज की आने की वजह से तो फोर्स फील करता है कि अट्रैक्टिव नेचर का होगा, रिपल्सिव नेचर का। बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है, देखो देयर इज नो इलेक्ट्रिक चार्ज एट पॉइंट P बट देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी क्लियर है बात? ठीक, इसको अच्छे से नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 3, दो चार्ज है, मैंने उनको स्पेस में रख रखा है। एक चार्ज है यहाँ Q1 और एक चार्ज है यहाँ Q2। ठीक, ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज नेगेटिव है, और यहाँ एक पॉइंट दे रखा है P। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकलवा रहा है, क्या डायरेक्शन होगी? यानी इस पॉइंट P पर डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ऑप्शन है आपके लिए नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, या वेस्ट में, या साउथ में। ये ऑप्शन है, तब तक ट्राई करो खुद। देखो ये चार्ज नेगेटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है। अब इस वाले चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? Q2 की तरफ, यानी E2 की डायरेक्शन किधर होगी? इधर की तरफ। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? अवे फ्रॉम पॉजिटिव, इधर की तरफ। तो E1 की डायरेक्शन कैसी होगी? इधर। और E2 की डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी, ऊपर की तरफ। तो अब देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होके जाएगा? इन दोनों के बीच में होके जाएगा। क्लियर है? अब फिगर नोट करो जरा एक बार। अगर मैं डायरेक्शन का लॉजिक बताऊं तो देखो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। आप जरा देखो इस पॉइंट P पर मुझे डायरेक्शन निकालनी थी, तो ये क्या हो जाएगा? साउथ, ये ऊपर क्या हो जाएगा? नॉर्थ, और ये क्या हो जाएगा? ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा? वेस्ट। अब आप बताओ ये जो रिजल्टेंट डायरेक्शन आई है निकल के, नेट डायरेक्शन जो निकल के आई है वो किसके बीच में आई है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। इसकी साइड दे रखी है ए, और यहां जो चार्ज दे रखा है वो पॉजिटिव क्यू दे रखा है, और यहां जो चार्ज दे रखा है वो नेगेटिव क्यू दे रखा है। ठीक है, अब देखो, अब बोल रहा है इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ए पॉइंट पर। तो कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, वो कितना होगा? अब देखो आप, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी? अवे फ्रॉम पॉजिटिव, ये भी से E1 बोल देता हूँ। ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? टुवार्ड्स नेगेटिव, यहाँ आ जाएगी E2। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होके जाएगा? बीच में होके, तो इसे क्या बोलूँगा मैं? ई रिजल्टेंट। सेम लॉजिक फोर्स की तरह काम करेगा। मैंने फोर्स के लिए तो मैं रिजल्टेंट क्या निकालना बताया था? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अगर मुझे ई रिजल्टेंट निकालना है तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अब देखो ये अगर 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 है, तो ये कितने का हो जाएगा? 120 का। तो यहाँ मैं थीटा कितना पुट कर दूंगा? 120, और cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? -1/2। ठीक है, अब देखो E1 की जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड पर वो कितनी हो जाएगी? KQ/A², और E2 की वैल्यू होगी वो भी कितनी हो जाएगी? KQ/A²। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम। मैं इसे किसके बराबर रख देता हूँ? E के बराबर। तो देखो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, E1 की जगह E पुट कर दो, E2 की जगह E पुट कर दो, तो 2E × E² cos 120। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? -1/2। तो देखो -1/2, 2 से 2 खत्म, 2E² - E² यानी √E², और E² से रूट को बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा? E। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की रिजल्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट क्या निकल के आ गया? E। और E की वैल्यू कितनी थी? KQ/A²। तो E रिजल्टेंट क्या आ गया मेरे पास? KQ/A²। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको एक स्क्वायर दे रखा है, ये मेरे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, A B C D, ये इसकी साइड है, इसकी साइड दे रखी है, वर्टेक्स दे रखे हैं ABCD, और इसकी साइड दे रखी है A।
अब तुमसे बोल रहा है यहाँ इस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है और यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज रख रखा है, यहाँ भी सी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज रख रखा है। बोल रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी आपको कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट एट पॉइंट बी। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, इधर की तरफ, ई की वजह से। अब सी की वजह से बी पर किधर होगी डायरेक्शन, पॉजिटिव है तो टू अवे फ्रॉम पॉजिटिव, अवे फ्रॉम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो ये कहाँ हो जाएगी यहाँ, ई सी की वजह से। अब देखो इसका ये डायगोनल भी है, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इस बी पर इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो इधर किसकी हो जाएगी, ई डी। बोलो क्लियर। अब ई ए की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ई बी की वैल्यू कितनी होगी, ई सी की, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। और ई डी की वैल्यू कितनी होगी, अब देखो ये तो साइड ए थी, अब ये डायगोनल है और डायगोनल के लिए मैंने तो फॉर्मूला क्या बताया था, साइड इंटू रूट टू, और साइड कितनी ए है, ए रूट टू। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन ए रूट टू का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। ये मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को मैं अगर मैग्नीट्यूड इनका सेम है तो मैं इनको क्या मान लेता हूँ, इनको मान लेता हूँ मैं ई के बराबर, ई ए और ई सी क्यू। अब एक चीज़ देखो, ये एंगल कितना आएगा, ये 90 का है, स्क्वायर है तो ये 90 का है, ठीक है। तो और ई ए और ई सी के बीच में भी एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का। अब मुझे ई रिजल्टेंट निकालना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, जिस डायरेक्शन में ई डी है उस डायरेक्शन में क्या होगा, ई रिजल्टेंट। तो मुझे जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा इस सिस्टम पर, तो नेट क्या हो जाएगा इस बी पॉइंट पर, रिजल्टेंट का सम प्लस सम किसका, ई डी का। बात समझ में आ रही है, क्योंकि जिधर इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा और इसी डायरेक्शन में क्या है, ई डी। तो मुझे ई रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा, तो ई रिजल्टेंट निकालूंगा कैसे, इन दोनों का अंडर रूट E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। अब देखो ये मैं क्या पुट कर दूंगा, ये 0 हो गया, तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, और E1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ई और ई प्लस ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2e स्क्वायर रूट 2e स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ई रूट 2। तो ई रिजल्टेंट मेरे पास कितना आ गया, ई रूट 2, और ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट 2। क्लियर है। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो ई नेट बराबर ई आर की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट 2 प्लस ई डी की वैल्यू कितनी थी, के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। आप यहाँ से के क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, रूट 2 प्लस 1/2, ठीक है। इसका आंसर आ गया।